हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम हूप। पिछली क्लास में हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात की थी। इस क्लास में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हमने यहाँ पे दो लाइन लिख रखी है, पहले इनको हम देख लेते हैं। ए केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्शन रेट इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट। ठीक है, एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। हाँ ठीक है, और साथ में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के लीनियरली डिपेंड करती है। दैट मींस अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते चले जाएंगे तो उसके साथ में रेट ऑफ रिएक्शन भी लीनियरली बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन निकालना और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालना, और उसके लिए हमें एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन यहाँ पे सोचनी पड़ेगी। जैसे कोई रिएक्शन है हमारे पास में जिसमें ए आपके पास में रिएक्टेंट है और उससे प्रोडक्ट आपको पी मिल रहा है। ठीक है, अब वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने पिछली क्लास में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात की थी कि जब हमारे पास में t इज इक्वल टू जीरो है, दैट मीन्स एट t इज इक्वल टू जीरो, मतलब जब टाइम जीरो है उस टाइम जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो मान लो ए नोट है। ठीक है, और उसी टाइम जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो t इज इक्वल टू जीरो पर प्रोडक्ट आपका कुछ भी नहीं बनता है। t इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये होता है कि जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है। अब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगी तब आपकी रिएक्टेंट की पूरी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ही रहेगी, प्रोडक्ट आपका जीरो बनेगा। दैट मींस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एट t इज इक्वल टू जीरो पे कितनी होगी? जीरो होगी। उसके बाद में हम निकालते हैं t टाइम पे, तो एट टाइम t, एट टाइम टी टाइम पे क्या हो जाएगा कि कुछ कंसंट्रेशन आपके पास में प्रोडक्ट की भी बन जाएगी। तो मान लो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी बन गई? x बन गई। अब x अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बन गई तो टी टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी रहेगी? स्टार्टिंग जो कंसंट्रेशन थी वो उसमें से माइनस कर दो, कौन सी? प्रोडक्ट की। तो क्या बन जाएगा? ए नोट माइनस एक्स। इस ए नोट माइनस एक्स को आप और क्या लिख सकते हो? ए नोट माइनस एक्स को आप ए भी लिख सकते हो। मतलब टी इक्वल टू जीरो पे ए नोट है और टी इक्वल टू टी पे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कितनी हो गई है? ए हो गई है। अब आगे हम रेट लॉ लगाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, तो रेट लॉ क्या बोलता है? रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट, अब देखो यहां पे रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? देखो हम यहां पे दोनों तरीके से निकालते हैं। एट t इज इक्वल टू जीरो पे, t इज इक्वल टू जीरो पे रेट लो निकालेंगे। तो रेट लो होता है क्या है? कंसंट्रेशन किसकी होती है उसमें? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूज करते हैं। मतलब एट t इज इक्वल टू जीरो पे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या है? ए नोट। तो यहां पे क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ए नोट, और की पावर कितनी हो जाएगी? वन हो जाएगी। या फिर अगर हम टी टाइम पे निकालें, एट टाइम टी टाइम पे जब हम रेट लो के अकॉर्डिंग रेट निकालते हैं तो वो होती है रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट, और कोष्टक में क्या आ जाएगा? ए नोट माइनस एक्स। अब देखो आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है? ए नोट माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए नोट माइनस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी? ये यहाँ पे जो पावर होती है यही तो आपका ऑर्डर होता है। और अभी हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एन की वैल्यू कितनी होती है? वन होती है। तो ये एन की वैल्यू तो ये यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास में रेट क्या आ गई? अब इसको और हम क्या लिख सकते हैं? रेट dx अपॉन dt। ये dx अपॉन dt क्या है? जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन में जो कमी हो रही है उसकी रेट कितनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ही तो कन्वर्ट हो रहा है। तो आपके पास में रेट लो के अकॉर्डिंग ये रेट आ गई। अब देखो इसमें से रेट को हटा देते हैं, और dx अपॉन dt क्या ए नोट माइनस एक्स के साथ में इक्वल है? हम बोलेंगे जी बिल्कुल इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं या dx अपॉन dt, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू के, और कोष्टक में देखो ए नोट माइनस एक्स की पावर वन है। दैट मीन्स वन का मतलब क्या है? ए नोट माइनस एक्स ही है। तो हम लिखेंगे ए नोट माइनस एक्स। आपके पास में इतना आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो देखो dt को हम मान लो इधर लेके आ जाए और ए नोट माइनस एक्स को हम इधर लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? या dx अपॉन ए नोट माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के डॉट dt। यहां पे क्या आ जाएगा? और डॉट dt आ जाएगा। ठीक है, अब इस रिएक्शन का, क्योंकि हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालनी है, तो इस
इक्वेशन का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ये 2 नंबर इक्वेशन आ गई, तो हम लिखते हैं ऑन टेकिंग इंटीग्रेशन, ऑन टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 2। तो यहां पे जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन कैसे होगा, dx अपॉन a नोट माइनस एक्स का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू k डॉट dt। तो k तो कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन तो नहीं होता है, तो k तो हम बाहर रख देंगे और इंटीग्रेशन किसका कर देंगे, dt का कर देंगे। या इसको हम और क्या लिख सकते हैं, तो देखो dx अपॉन a नोट माइनस एक्स, आपको एक इंटीग्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। dx अपॉन a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है माइनस ln a माइनस एक्स। ठीक है, dx अपॉन a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस ln a माइनस एक्स आपके पास में वैल्यू आती है। ठीक है, तो देखो dx अपॉन a नोट माइनस एक्स है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ln, और कोष्टक में क्या आ जाएगा, a नोट माइनस एक्स इज इक्वल टू k, और dt का इंटीग्रेशन 1 डॉट dt हो गया ये भाई, dt के पहले कुछ भी नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, तो 1 डॉट dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t प्लस आई, तो यहाँ पे हो जाएगा kt प्लस आई। आई आपके पास में एक कांस्टेंट है, अब इस आई को हमें हटाना है यहाँ से, तो आई को हम कैसे हटा सकते हैं, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं हम पहले। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें कि अगर आपके पास में t इज इक्वल टू 0 टाइम था, तो t इज इक्वल टू 0 पे क्या कोई प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन थी, हम बोलेंगे नहीं थी। इसका मतलब कि x की वैल्यू 0 हो गई थी भाई, हम यही तो बोल सकते हैं कि ये तो t टाइम पे x आया था आपके पास में। एक्चुअल में जब t इज इक्वल टू 0 था उस टाइम x तो 0 था ना आपका, ये तो t इज इक्वल टू t टाइम पे आया था x आपका। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस t इज इक्वल टू 0 उस टाइम पे, देखो t अगर आपने 0 लिया, ऐसी कंडीशन में आपके पास में x की वैल्यू क्या हो गई थी, 0 थी। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में रखते हैं, तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम ये वैल्यू रखते हैं, तो देखो माइनस ln कोष्टक a नोट माइनस, अब देखो x की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, 0 रखेंगे, इज इक्वल टू k। अब t की वैल्यू भी हम कितनी रखनी है, 0 रखनी है, तो a 0 प्लस i, तो देखो ये तो 0 हो गया, ये i बच गया, इधर माइनस ln a नोट माइनस ln इस 0 के साथ में मल्टी, एक बार तो देखो ln है वो a नोट के साथ में मल्टीप्लाई होगा, एक बार ln 0 के साथ में होगा, तो ln 0 के साथ में होगा तो 0 हो जाएगा, तो बचा क्या यहाँ पे माइनस ln a नोट इज इक्वल टू, ये 0 हो गया तो बच गया i। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, 4th नंबर इक्वेशन आपको मिल गई है यहाँ पे। ठीक है, अब इस 4th नंबर इक्वेशन से i की वैल्यू हम 3 में रखते हैं, तो हम लिखते हैं यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन कौन सी, 3 नंबर, इन इक्वेशन 3rd। अब देखो माइनस ln a नोट माइनस एक्स माइनस ln a नोट माइनस एक्स इज इक्वल टू kt, और यहाँ पे माइनस ln a नोट, आई की जगह हमें क्या लिखना है, आई की जगह माइनस ln a नोट, तो माइनस ln a नोट, या हम इस kt को रख लेते हैं। ठीक है, तो kt इज इक्वल टू, देखो ये माइनस में है, इस kt को इधर रखेंगे तो ये माइनस वाला इधर किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, मतलब ये है ना, ये इधर में क्या आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हम क्या लिखते हैं इसको ln a नोट, और ये माइनस वाला माइनस में रह जाएगा, तो माइनस ln a नोट माइनस x हो गया। अब देखो आपको एक और रिलेशन याद रहना चाहिए, सिंस ln a माइनस ln b इज इक्वल टू, हम इसको बोलते हैं ln a अपॉन b। ठीक है, ये एक रिलेशन होता है। तो यहां पे देखो ln a नोट माइनस ln a नोट माइनस x, अब देखो a नोट माइनस x जो था इसको हम a बोल सकते हैं, हमने बोला है पहले a नोट माइनस x को हम a लिख सकते हैं, तो हम इस a नोट माइनस x को a लिखेंगे, तो देखो kt इज इक्वल टू ln इस a नोट को अपॉन a नोट माइनस x को हम लिख रहे हैं a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ln a नोट अपॉन a,
तो ये वैल्यू आएगी आपके पास में के टी इक्वल टू एल एन ए नोट अपॉन ए। ये आपके पास में इंटीग्रेशन से आई है, तो इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड, ये है आपके पास में इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, और इसको साथ में आप क्या लिख सकते हो, और के टी इज इक्वल टू एल एन ए नोट अपॉन ए नोट माइनस, देखो यहां पे पहले क्या थी वैल्यू एक्स, मतलब ए भी लिख सकते हो और ए नोट माइनस एक्स भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपके पास में इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। अब हम यहाँ पे इसके हाफ लाइफ की बात करते हैं। देखो ठीक है, एक बार आप इसको लिख लीजिए, इसके बाद में हम हाफ लाइफ की बात करते हैं। तो अब हम यहाँ पे हाफ लाइफ की बात करते हैं। ठीक है, हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ को मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात हुई थी कि ऐसा टाइम जिस पर आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है। दैट मींस हम ये भी तो बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की हाफ हो गई, है ना, एक ही बात है। तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टी टाइम पे आपके पास में जो एक्स थी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर आप टी को टी हाफ रखते हो। अगर देखो यहाँ पे वैल्यू आपके पास में के टी इज इक्वल टू एल एन ए नोट अपॉन ए। ठीक है, हम ये वैल्यू वापस रखते हैं एक बार, के टी इज इक्वल टू एल एन ए नोट अपॉन ए। अब देखो, या फिर इसको ना हम यहाँ पे ए नहीं रखते हैं, ए नोट अपॉन ए नोट माइनस एक्स वाला रखते हैं, ए नोट अपॉन ए नोट माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां पे देखो अगर हम इस टी को टी हाफ की तरह ट्रीट करते हैं तो इफ टी इज इक्वल टू टी हाफ, अगर टी को हम टी हाफ लेंगे तो जो एक्स की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, मतलब ऐसा टाइम जिस पर आपके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की हाफ हो जाए या फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपनी स्टार्टिंग कंसंट्रेशन की हाफ हो जाए, एक ही बात है। तो यहां पे एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू स्टार्टिंग कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ए नोट बाई 2। तो ये वैल्यू रख देते हैं। कितने नंबर इक्वेशन थी आपके पास में, ये आपके पास में थी जो भी इक्वेशन है। ठीक है, तो हम लिखते हैं पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, इसको मान लो ये फोर्थ इक्वेशन होगी आई थिंक, इन इक्वेशन फोर्थ। इस इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू रख रहे हैं। ठीक है, तो देखो के डॉट टी की जगह हम लिखेंगे टी हाफ इज इक्वल टू एल एन, ऊपर की तरफ आपके ए नोट अपॉन ए नोट माइनस इस एक्स की वैल्यू हम कितनी लिखेंगे, ए नोट बाई टू, या हम लिखेंगे टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए नोट बाई टू, मतलब ए नोट है और उसके हाफ को हम इसमें से घटाएंगे तो आपके पास में ए नोट बाई टू मिल जाएगा। तो हम बोलेंगे ए नोट बाई टू। ठीक है, और यहां पे ये के साथ में है, या ये के टी हाफ है। अब देखो ये टू ऊपर चला जाएगा और ए नोट से ए नोट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, या टी हाफ इज इक्वल टू ये टू ऊपर चला गया, सॉरी टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अपॉन के। देखो सॉरी हमने यहाँ पे ln को नहीं लिखा ना, थोड़ा सा हमने यहाँ पे गलत कर दिया है। यहाँ पे देखो ln की वैल्यू भी आएगी इज इक्वल टू ln, इस ln को हमने यहाँ पे नहीं लिखा था, अब हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ln ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये k नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ln 2 अपॉन के। अब इस ln को हम log में कन्वर्ट करेंगे, और ln को log में जब कन्वर्ट किया जाता है तो इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, 2.303 log लिखते हैं। ठीक है, तो या टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 log 2 लिख सकते हैं। यहां पे इस के को एक बार आप इधर ही रख लो, या फिर कोई दिक्कत नहीं इधर भी रख सकते हो आप, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, या टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो 2.303 इंटू log 2 की वैल्यू होती है 0.3010,
30-10 और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, या फिर टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास में वैल्यू आती है 0.693 और अपॉन में के की वैल्यू आपके पास में है। तो इस तरीके से जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसके लिए हम हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए और यहाँ पे हाफ लाइफ के बारे में भी आपने देख लिया। जो नेक्स्ट क्लास होगी तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इतना ही है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।